प्यारे बच्चों, 11 दिसंबर 2023 को आपके आशीर्वाद से मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। 40 साल पहले मैंने छात्र राजनीति के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किया। ना मेरे परिवार से कोई राजनीति में था और ना ही परिवार का माता पिता ये चाहते थे कि मैं राजनीति करूं। एक आम परिवार से निकला, किसान का बेटा, कर्मचारी का बेटा, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन एक आम परिवार से निकले बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी से ये महान कांग्रेस पार्टी नवाजेगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मन में सिर्फ एक तमन्ना थी कि हिमाचल प्रदेश में हमारे 90% परिवार गांव में रहते हैं। गांव के लोगों की आमदनी कैसे बढ़े, महिलाओं के हाथ में पैसा कैसे आए, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इस दृष्टि से मैंने सोचना शुरू किया। जब मैंने अधिकारियों की बैठक ली तो पता चला कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने चुनावों के समय चुनाव जीतने के लिए इतना धन बहाया, हर जगह संस्थान खोल दिए, लेकिन वहां नियुक्तियां कुछ नहीं की गई और पानी की तरह पैसा बहाकर हिमाचल प्रदेश का खजाना खाली कर दिया। मन में पीड़ा थी। हम दिन रात ये प्रयास करते रहे कि किसी न किसी तरह से इस अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाया जाए। और मैं आज इस मंच पर खड़ा होकर कह सकता हूं कि 15 महीने के कार्यकाल में 20% हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है और हमने 2200 करोड़ रुपया ज्यादा राजस्व की उगाही की है। इस दृष्टि से जब हमारी सरकार चल रही थी, हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो थे उनको हमने ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। इतना ही नहीं, उसका हम पर केंद्र सरकार का इतना दबाव था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम ना दे, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति थी, हम दृढ़ संकल्प थे कि हमने अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को जो वादा किया उसे पूरा करना है। वादा 5 साल के लिए किया जाता है। हम चाहते तो इसको चुनावों से 1 साल पहले भी पूरा कर सकते थे, लेकिन मैं जानता हूं कि जो कर्मचारी रिटायर होगा उसको कैसे सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाई जा सके, इस दृष्टि से हमने फैसला किया। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे कि इतिहास की सबसे बड़ी आपदा और त्रासदी का सामना कुल्लू जिले ने किया। 7 अगस्त को पूरे कुल्लू जिला में बारिश ने, 7 जुलाई को पूरे कुल्लू जिला में बारिश ने ऐसा तांडव मचाया कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पूरा कुल्लू जिला तबाही के कगार पर खड़ा हो गया। सड़कें टूट गई, पीने के पानी की योजनाएं बह गई और बिजली गुल हो गई। मैं 7 जुलाई की रात को कुल्लू पहुंचा। 3 दिन तक हम कुल्लू में पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य के साथ रहे। सुंदर ठाकुर जी मेरे साथ रहे, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य जी साथ रहे और पूरा मंत्रिमंडल कुल्लू जिले में बैठा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले एक बिजली का खंभा गिर जाता होगा तो 1 हफ्ते तक उसकी सुध नहीं ली जाती थी।
मुख्य व्यवसाय कुल्लू का पर्यटन है। 75,000 टूरिस्ट होम स्टे होटलों में फंसे हुए थे। 15,000 के करीब गाड़ियां कुल्लू जिला में फंसी हुई थी। हमने दिन रात मेहनत की। रात के 2-2 बजे तक हम कुल्लू जिले को संवारने लगे रहे कि किसी ना किसी तरह से प्रत्येक परिवार के पास पानी पहुंचे, सड़क जो दुरुस्त की जा सकती है उसको दुरुस्त किया जा सके और बिजली पहुंचाई जा सके। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, पूरा मंत्रिमंडल यहां बैठा हुआ था। तीर्थन घाटी से रोज फोन आते थे, बंजार से रोज फोन आते थे कि आपदा में इतने घर बह गए हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतनी तबाही कुल्लू जिला में होगी कि कई पक्के घर बह गए। मैं यहां था, कई परिवार रोते रोते मुझे मिलते थे। मैंने सुंदर ठाकुर जी से कहा तुरंत राहत पहुंचनी चाहिए, तुरंत राहत पहुंचनी चाहिए। हमने अपने खजाना खोल दिया और जहां भी हो सकता था हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य गए, शुरुआत में 1-1 लाख रुपया सबको बांटा। लेकिन उससे आपदा प्रभावित परिवारों का गुजारा होना मुश्किल था। मुझे पता लगा बंजार घाटी में 200 के करीब घर पूरी तरह टूट चुके हैं। 900 के करीब घर आंशिक रूप से उनको नुकसान हुआ है। मैं हर एक जगह गया और ये जानने का प्रयास किया गया कि इनके दर्द को कैसे बांटा जाए, इनकी पीड़ा को कैसे कम किया जाए। मुझसे कई परिवार मिले, उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल से हमने एक पाई जोड़कर इस घर को बनाया। पिछली रात तक हम इस घर में रहते थे। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि रात के 9 बजे हम इस घर में थे और 11 बजे हमें इस घर से इसलिए निकलना पड़ा कि बारिश ने और भूस्खलन ने इस घर को पूरा भागे ले गए। पीने के पानी का गिलास तक नहीं बचा ऐसे परिवारों के पास। और जब पीने के पानी का गिलास नहीं बचा, आप अंदाजा लगाइए उस परिवारों की हालत कैसी होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारी सरकार 24 घंटे उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए मदद के लिए खड़ी रही। और ये दृष्टिकोण देखिए, कुछ लोग टेंटों में रहने लगे, तरपाल में रहने लगे। जैसे ही हमें पता लगा कि लोग तरपाल में रह रहे हैं, हमारी सरकार ने एक फैसला किया, गांव में जो आपदा प्रभावित परिवार तरपाल में रह रहे हैं, अगर गांव में किसी को मकान मिलेगा, किराए का मकान देने के लिए कोई तैयार है तो सरकार उसे 5,000 रुपया देगी और शहर में 10,000 रुपया देगी। इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए की। धीरे धीरे हम इस आपदा से निपट रहे थे, उबर रहे थे। लेकिन 15 अगस्त से पहले एक बार फिर तबाही का वो मंजर था। पूरे प्रदेश में ऐसी तबाही हुई और कई घर पानी में बह गए, कई घर लैंडस्लाइड में बह गए। हमें उन परिवारों को भी बसाना था और आपदा से 22,000 परिवार प्रभावित हुए। 22,000 परिवार। हमने इन घरों को बसाना शुरू किया। सुबह में आपदा प्रभावित एरिया का दौरा करता था, शाम को वापिस आता था। अधिकारी कहते थे कि हम घर बनाने के लिए सिर्फ 1.5 लाख रुपया देंगे। मैं जानता था कि 1.5 लाख में कभी घर नहीं बने। जिसका पक्का घर बह गया वो 1.5 लाख में कभी नहीं बन सकता।
मैंने कहा ये 1.5 लाख में कोई घर नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा नियम में 1.5 लाख देने के है, कानून 1.5 लाख देने का है। मैंने कहा जिसका घर बह जाता है, जिसका परिवार सड़कों पर आ जाता है, जिसको रात बिताने के लिए जिस घर में वो जिसने अपनी जिंदगी बिताई हो, उसका घर अगर बह गया है तो हमें उन्हें राहत पहुंचानी पड़ेगी। इसके लिए हमने कानून बदल दिया, नियम बदल दिया और 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर सहायता। पार्टी के जयराम ठाकुर जी बार बार एक बात कहते हैं कि आप विधानसभा का 70 बनाइए। हमने कहा हम विधानसभा का 70 बनाएंगे, लेकिन पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी आपदा से निपटने के लिए लगे हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। वो इंतजार करने को तैयार ही नहीं थे। और हम हिमाचल की सबसे बड़ी आपदा की लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे थे, पूरी कैबिनेट आपके बीच में थी। वो विधानसभा 70 बुला दी। विधानसभा का 70 शुरू हुआ, आपदा पर चर्चा हुई, उनके प्रस्ताव पर चर्चा हुई, सरकार ने उनके प्रस्ताव का समर्थन किया। 3 दिन तक चर्चा चली और जब आपदा के परिवारों के समर्थन में जो केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव था, हमने बोला आप भी खड़े हो जाइए। उन्होंने इस आपदा प्रभावित परिवार की सहायता करने के लिए मना कर दिया और वो खड़े नहीं हुए। हमने उनसे प्रार्थना की कि आप हमारे साथ केंद्र सरकार के पास चलिए, आपको श्रेय देंगे, लेकिन वो नहीं आए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति, जो पार्टी, जो एमएलए विपदा के समय हिमाचल की जनता के साथ नहीं खड़ा हुआ, आपदा के साथ हिमाचल की जनता के साथ नहीं खड़ा हुआ, वो हिमाचल प्रदेश विरोधी पार्टी भाजपा है। तो क्या आप ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो आपदा के समय आपके सामने नहीं खड़ी हुई? इस प्रकार की राजनीतिक रोटियां जयराम ठाकुर जी यहां सीखते हैं। मैं जानता हूं आज हम आपके बीच में आए हैं, चुनावों का वक्त है और चुनावों के वक्त सब लोग अपनी बात रखेंगे, लेकिन आपको याद रखना है जितनी भी सड़कें यहां खोली गई, जितने भी वैली ब्रिज यहां लगाए गए और हमारे युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी ने यहाँ खड़े होकर लगाए, सुंदर ठाकुर जी के साथ खड़े गए, दिन रात मेहनत की। और आज ये पार्टी ने आदेश दिया, इन्होंने मंत्री पद त्याग करके आज कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए मैं एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। अभी हम इस प्रकार की आपदा से निपट ही रहे थे, हमने दूसरा बजट प्रस्तुत किया। पहले बजट में हमने उन बच्चों को जिनके माता नहीं है, पिता नहीं है, पैदा होने के बाद भी अगर माता पिता नहीं रहे, हमारी सरकार ने उनको गोद लिया, कहा सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, और उनका पालन पोषण की जिम्मेवारी 27 साल तक सरकार करेगी। हर महीने उसके अकाउंट में 18 साल तक 2,500 रुपया जाएगा और 18 साल से ऊपर 4,000 रुपया हर महीने मिलेगा। पढ़ाई का खर्चा पूरा हिमाचल प्रदेश सरकार पूरा करेगी। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, जब हम दूसरा बजट बना रहे थे, दूसरा बजट के समय हमने विधवा बहनों के लिए एक और योजना लाई। जितनी विधवा बहनें हैं उनकी बच्चियों को पढ़ने के लिए, उनके बेटों को पढ़ने के लिए 1,15,000 विधवा महिलाएं हैं, उनको पढ़ाई का खर्चा 27 साल तक, चाहे वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, हिमाचल प्रदेश की सरकार उनका खर्चा वहन करेगी। 70 साल से जितने भी युवा हैं उसको उनको कोई बीमारी हो जाती है, हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि 70 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों का जो बीमारी का खर्चा है हिमाचल प्रदेश सरकार वहन करेगी। इस दूसरे बजट में मनरेगा की दिहाड़ी
पहली बार 60 रुपए बढ़ाई गई है, 240 से बढ़ाकर 300 रुपया कर दिया गया है। हम किसान हैं, हम गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं। पहली बार दूध के मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की गई। हमने गाय के दूध का मूल्य 45 रुपए तय किया। 45 रुपए में सरकार गाय का दूध का खरीदेगी और भैंस के दूध का मूल्य 55 रुपए हमने तय किया है। फिर कहा कि जो लोग यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे, गोबर का प्रयोग करेंगे, उससे पैदा होने वाला जो गेहूं है उसको सरकार 40 रुपए खरीदेगी और मक्की को 30 रुपए खरीदेगी। ये सब योजनाएं हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और गांव के लोगों के हाथ में पैसा देने के लिए हम लेकर आए। धीरे धीरे इन योजनाओं का विस्तार होने लगा और बजट में इन योजनाओं का हमने उल्लेख किया और दूसरा बजट हमारा फरवरी में शुरू हुआ। अधिकारी हमसे कहते थे कि चुनाव तो है नहीं, आप क्यों ये इतना पैसा इन लोगों को दे रहे हैं, चुनावों के समय दीजिए जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया। मैंने हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह लोगों के साथ राजनीति नहीं कर सकते। ये लोगों का पैसा है जो 2200 करोड़ रुपए हमने कमाया है, हम इसे आम जनता में बांटेंगे और हमने आम जनता में बांटने के लिए उसका लेख बजट में किया। धीरे धीरे इस बजट को पास करने की बात आई। 27 दिसंबर को राज्यसभा का चुनाव आया। राज्यसभा के चुनाव के समय कांग्रेस के बिके हुए विधायक जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ पर चुनकर आए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ वोट डाल दिया। वोट डालने के बाद वो सीधा हरियाणा के हॉलीडे इन में चले गए। हमने सोचा वोट डाला, गलती की, बजट होगा, आएंगे। और अगले दिन हम उनका इंतजार करने लगे। अगले दिन आए, हेलीकॉप्टर चल रहे थे, एक हेलीकॉप्टर उतरा, दूसरा हेलीकॉप्टर उतरा, सीआरपीएफ के जवान आ गए, विधानसभा का गेट तोड़ा। हमने कहा कि बजट पास करने के लिए ये लोग हमारे साथ खड़े होने वाले हैं। विधानसभा सभागार में नहीं बैठे, वहां सिर्फ ये कहने आए कि अभी एक दो दिन बाद जयराम ठाकुर जी ने कोर्ट सुला लिया है, वो मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेंगे। अब कोर्ट सुला लिया तो हमने भी सोचा कि कहां सुलाया। वो सवेरे ही 7 बजे गवर्नर के पास पहुंच गए, एंड सूट वूट पहन के सवेरे ही 7 बजे गवर्नमेंट के पास पहुंच के गवर्नर साहब के पास पहुंच गए। अभी बजट पास होना था और जैसे ही वो सवेरे गवर्नर साहब के पास पहुंचे, हमने बोला बजट पास होने दीजिए। बाहर न्यूज लगा दी कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया। मैंने सुना, मेरे पास विधायक आए, मैं बजट की तैयारी कर रहा था। मैंने कहा कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, 40 साल इस कांग्रेस पार्टी में रहा हूं, एक योद्धा की तरह लड़ूंगा और इस लड़ाई को आप लोगों के संघर्ष के साथ जीतूंगा। और हमने वो लड़ाई जीती। और जो कोर्ट चलाने गए थे कांग्रेस के विधायक, वो भी चंडीगढ़ में बिके हुए विधायक नाप दे रहे थे। फिर हमने सोचा कि ये हिमाचल की सीमा के अंदर आ जाएंगे। 1 महीने तक बाहर रहे, कभी पंचकुला, कभी श्री ऋषिकेश, कभी गुड़गांव, और कुछ लोग तो हरिद्वार भी गए। कहते हमने पाप किया है, हम गंगा में नहा लेते हैं। गंगा मैया ने बोला तुम तो बिके हुए हो, तुमने अपना ईमान बेचा है। जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए उस पार्टी को बेचा है। गंगा मैया भी उनको नहाने से मना करती रही कि तुम्हारे नहाने से तो मैं भी मैली हो जाऊंगी। वो पूरे
पूरे देश, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में घूमते रहे और उसके बाद हमारे स्पीकर महोदय ने डिस्क्वालीफाई किया और आज वो जनता के बीच में वोट मांग रहे हैं कि हमें जिताइए। आपके पास 1 जून को समय है। हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास जनता की ताकत है, आम लोगों की ताकत है, आप लोगों की ताकत है। इस ताकत का आप सही इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ खड़ा करके बताइए। उन्होंने हमारी एक राज्यसभा की सीट चुराई है, हमारे विधायक लेकर चुराई है। आप हमें 4 लोकसभा की सीट जिताकर भेजिए और हमारे प्रत्याशी विक्रमादित्य जी के अगर बंजार से अधिक वोटों से जिताकर भेजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विक्रमादित्य जी जब जीत कर जाएंगे, विक्रमादित्य जी जब जीत कर जाएंगे और जो कहेंगे, बंजार विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा को कोई नहीं रोक सकता। मैं ये भी कहना चाहता हूं, जयराम ठाकुर जी को हाईकमांड ने बोला कि आपने लोकसभा का चुनाव लड़ना है। शुरू में तैयार हो गए, बाद में उन्होंने सर्वे करवाया अपना। उस सर्वे में करवाया कि कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि युवा, सुंदर, स्मार्ट चेहरा कांग्रेस पार्टी से एक मंत्री के रूप में जो विक्रमादित्य जी है, उसको लड़ाने के बारे में हाईकमांड सोच रही है। जयराम ठाकुर जी घबरा गए और घबराने के बाद उन्होंने क्या किया? घबराने के बाद उनकी तो चली नहीं। वो बार बार बोलते रहे जी कोई सेलिब्रिटीज लाओ, कोई हीरोइन लाओ। कई बार दिल्ली के चक्कर लगा दिए उन्होंने हीरोइन लाने के लिए। अब उन्होंने फंस गए, नहीं कहा कि तुम ही चुनाव लड़ गए, तो वहां जाके बोलते कि विक्रमादित्य जी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके जीतने की संभावना है। तो उन्होंने हाईकमांड से पूछा कि 5 साल आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आपने क्या किया? कहते मैं तो सोया ही रहा। अब जब वो सोए रहे तो उन्होंने बोला नहीं चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। कहते नहीं जी वहां जीत सकते हैं, सेलिब्रिटी जीत सकती है। तो ये बेचारी संघर्ष की राह में चलते चलते हमारी अच्छी फिल्मी दुनिया में अपना नाम कमाया। क्या नाम है इनका? कंगना जी ने नाम कमाया और बेचारी को यहां ले आया। जयराम जी ने कहा सारा मैंने संभालना है, कोई चिंता ना करो। आप ये सोचो कि 1 महीने की शूटिंग के लिए मंडी संसदीय क्षेत्र जाना है। वो बेचारी आ गई 1 महीने की शूटिंग के चक्कर में। अब बेचारी को पहाड़ चढ़ने पड़ रहे हैं, यही की है। उन्होंने अच्छा नाम कमाया और टॉप की हीरोइन है, फिल्म जगत में उनका सिक्का चलता है। लेकिन जयराम जी ठाकुर जी ने कहा चिंता ना करिए, मैं जिताऊंगा। आप ये सोचिए कि आप मंडी संसदीय क्षेत्र में 1 महीने की शूटिंग में आई है, आ गई। अब बोला लोकेशन भी मैं करूंगा, तो लोकेशन सेट करने हर जगह जाते हैं और लोकेशन कि आज बंजार में इस जगह आपको आना है। वो बेचारी आ जाती है, कागज लिखकर फिल्म की तरह स्क्रिप्ट दे दिया जाता है और डायलॉग बोलने लग जाती है। अब जिस हीरोइन की टॉप की हीरोइन हो, जिसकी टॉप की स्टोरी हो, पर डायरेक्टर ही फेल हो, तो फिल्म हिट होगी कि नहीं होगी? फ्लॉप होगी। तो डायरेक्टर ही फेल है, वो बेचारी क्या कर सकती है? हमारे यहाँ टॉप का हीरो भी है। टॉप का हीरो वो जो जनता की सेवा में
दिन रात लगा रहता है, उसे टॉप का हीरो कहते हैं। और एक मैं बात कह दूं, जयराम ठाकुर जी जितनी मर्जी लोकेशनें बदल लो, जहां जहां डायरेक्शन देनी है डायरेक्शन दे दो। आपने 5 साल बीजेपी की सरकार को भी डायरेक्शन दिया और 5 साल बाद हिमाचल की जनता ने कहा कि ये डायरेक्टर ही फेल है और कांग्रेस की सरकार को आपके सहयोग से ले आए। अब बेचारी कंगना को फेल करने में पूरा सहयोग रहेगा उनका। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जयराम ठाकुर ने 5 साल कुछ नहीं किया। जो लोकसभा का चुनाव लड़ने से मना कर दे और दूसरे को लोकसभा का चुनाव लड़ाने की सोचे, मैं जानता हूं कि उसने अपने क्षेत्र मंडी सस्ते क्षेत्र में कुछ नहीं किया। हमने किया है, हमने आपकी पीड़ा को समझा है। 90% परिवार हमारे गांव में रहते हैं। हम गांव के लोगों के हाथ में पैसा देना चाहते हैं और हमने 2200 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे को बंद करके उस राजस्व की उगाही की है। इन्होंने तो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे खोल दिए थे। नौकरियां बेची जाती थी। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड था जहां नौकरियां योग्य उम्मीदवार को ना मिलकर अयोग्य उम्मीदवार को मिलती थी। यहां हमारी सरकार ने सख्त फैसला करके उस भ्रष्टाचार के अड्डे को भी भंग किया और नया राज्य चयन आयोग बनाया जहां पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो रही है। इसके बाद मैं सभी महिलाओं से ये जानना चाहता हूं कि जयराम जी बार बार बोलते थे ना कि 1500 कब मिलेंगे। सुंदर ठाकुर जी के लिए बोलते थे बार बार, क्या बोलते थे सुंदर जी? 100 200 एक जो 1500 दी होनी 3000 ये बोलते थे ना, बोलते थे। आप बताइए, आज महिलाएं हाथ खड़ा करिए कि आप 1500 लेना चाहती कि नहीं लेना चाहती? दोनों हाथ खड़ा करो ना, जोर से बोलो। हमारी सरकार ने लाहौल स्पीति में तो पूरा कर दिया। यहाँ जो ये जयराम ठाकुर जी ने 1500 रुकवाने की चुनाव आयोग से अनुरोध किया है, आप उन्हें सबक सिखाएंगे। और अगर हमने अपील की है चुनाव आयोग से कि अगले महीने का 1500 रुपया आपके खाते में चला जाए, अगर वो आपके खाते में डालने में नाकाम रहे, सुनो, तो हम अप्रैल और मई का जून में आपके खाते में 3,000 रुपया आपके खाते में डालेंगे। ऐसे 3,000 तो सारे खाते से जाना। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं, पर आपको एक बंजार के लोगों को आपदा में हम खड़े रहे, विक्रमादित्य जी खड़े रहे, हमारे सुंदर ठाकुर जी खड़े रहे, राम सिंह मियां जी खड़े रहे, सब हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट और सब खड़े रहे, किमी राम जी खड़े रहे। आपदा में हम आपके काम आए, 1500 देने अपनी बहनों को हम आपके सामने आए हैं। आप एक वादा करिए, 1 जून को जो वोट डालने जाएंगे, हाथ खड़ा करके बताइए कि विक्रमादित्य के पक्ष में अधिक से अधिक वोट डालिए। जोर से ताली बजाइए, जोर से। मैं आपको वादा करता हूं, इनके चुनाव जीतने के बाद मैं आपकी विधानसभा क्षेत्र में आऊंगा। जो कहा है वो करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है गाय पाल रखी होगी, दूध लेने भी जाना।